यस क्लास, वेलकम बैक टू ए न्यू सेशन। ये फर्स्ट सेशन है आपकी 1000 MCQs का। 1000+ MCQs प्लान किया है हमने, जो आपको JRF दिलाएंगे इन दिसंबर 2025। स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो बेस है बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। आज की क्लास में हमारे सारे ही क्वेश्चन बिजनेस इकोनॉमिक्स के रहेंगे। आगे बढ़ते जाएंगे तो नई नई यूनिट हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। यहाँ आपसे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की दो थ्योरीज है, एक कार्डिनल यूटिलिटी है और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी है। यहाँ कार्डिनल यूटिलिटी की कौन सी अप्रोच नहीं है आपसे वो पूछ रखा है। रैशनल होता है कंज्यूमर, यस, ये अप्रोच कार्डिनल एंड ऑर्डिनल दोनों के अंदर वर्क करती है। लिमिटेड होती है एक कंज्यूमर की इनकम, यस, अगेन दोनों के अंदर वर्क करती है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ही हम लेना चाहते हैं, बट अगर मैं बात करती हूँ डिमिनिशनिंग MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्रीज होती है। ये कंसेप्ट आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर आता है, कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर नहीं आता है। देखो क्या होता है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर। जब हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ हम नंबर्स के अंदर मेज़र करते हैं, एब्सोल्यूट नंबर के अंदर मेज़र करते हैं जो कि है यूटिल्स। ऑर्डिनल के अंदर हम प्रेफरेंस देते हैं। कार्डिनल के अंदर यूटिलिटी को मेज़र किया जाता है, ऑर्डिनल के अंदर यूटिलिटी को कंपेयर किया जाता है। कार्डिनल क्वांटिटेटिव है, ऑर्डिनल क्वालिटेटिव है। कार्डिनल आपको ये बोलता है कि मुझे एक प्रोडक्ट कंज्यूम करके 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, और दूसरी तरफ दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम करके 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। बट ऑर्डिनल आपको प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के अंदर ये बताएगा कौन से ज़्यादा प्रेफरेबल है। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर आपका TU MU ये कंसेप्ट आते हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें हम लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग मार्जिनल रिटर्न भी पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ये बताना। नेक्स्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम इंडिफरेंस कर्व को स्टडी करते हैं। देखो ये आ भी गया, ये लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल के अंदर हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं। इन दोनों लॉ के बारे में आप आज मुझे बताओगे। कार्डिनल लेस रियलिस्टिक है, ऑर्डिनल ज़्यादा रियलिस्टिक है। आगे लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ देखो। लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी है जो है वो जब लगातार यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे तो वो डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इन डिफरेंस कर्व की बात करता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके ऊपर आने वाले सभी पॉइंट जो हैं वो आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। कन्वे ये इसकी जो शेप है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, किसकी, इंडिफरेंस कर्व की। फोकस करता है कि एडिशनल यूनिट है ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ द सेम गुड। यहाँ पे सेम गुड्स होती है, यहाँ हम ये देखते हैं यूटिलिटी हमें कितने मिलेगी, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे। मेरे पास दो गुड्स हैं, दो गुड्स पे मैं 10 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो इससे किस कॉम्बिनेशन के अंदर मैं गुड्स खरीदूँ, कौन सी ज़्यादा खरीदूँ कौन सी कम खरीदूँ, जिससे मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिले। लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर MU डिक्रीज होता है और एक्सप्लेन करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड ऑप्टिमल कंजप्शन। MU डिक्रीज होगा एज क्वांटिटी इंक्रीज, जैसे जैसे ज़्यादा कंज्यूम करते जाओगे MU आपका डिक्रीज होता जाएगा। मैक्सिमम हो जाती है आपकी टोटल यूटिलिटी, जहाँ पे आप लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हो कि जितनी भी आपकी यूटिलिटी है उनका जब कॉम्बिनेशन बनाते हो तो वो मैक्सिमम होती है। एक ही कमोडिटी की बात करते हैं आप डिमिनिशनिंग के अंदर और मल्टीपल कमोडिटी यूज करते हो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। शो करता है सेटिस्फेक्शन चेंज विद द कंजप्शन, ये शो करता है कि हाउ कंज्यूमर मैक्सिमाइज यूटिलिटी विद द लिमिटेड इनकम। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो, ये पूरी की पूरी स्लाइड को अच्छे से रीड करना। हर जगह से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये देखो ये वाला पॉइंट था जो हमसे पूछा गया था। रैशनैलिटी दोनों में होती है, फिक्स्ड इनकम, कांस्टेंट प्राइस, डिमिनिशनिंग MU, मार्जिनल यूटिलिटी
एमयू डिक्रीज होता है यहाँ पर। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि एमयूएम डिक्रीज होता है किसमें, ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हमारा एमयूएम डिक्रीज नहीं, एमयूएम कांस्टेंट होता है। एमयूएम आपका डिक्रीज नहीं, एमयूएम आपका कांस्टेंट होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम यहाँ पे कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और ट्रांसलेशन एक्सपोजर के बारे में पूछा है, और तीसरी स्टेटमेंट है इकोनॉमिक एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रांसलेशन का मतलब है कि आपकी एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, आपके पास एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसकी बहुत सारी सब्सिडरी होंगी, सब्सिडरी होगी। इसकी किसी भी एक सब्सिडरी को जब आप इसकी बैलेंस शीट को मैच करते हो, देखो मल्टीनेशनल कंपनी ले लो आप, लर्नेक्स, लर्नेक्स फॉर एग्जांपल ले लो किसी भी कंपनी का, लर्नेक्स मैंने माना एक एमएनसी है, इसकी सब्सिडरी है आपकी गितवैत, गितवैत ये इसकी सब्सिडरी है। ये लर्नेक्स जो अपनी बैलेंस शीट बनाती है, इसके अंदर गितवैत की सारी चीजें आएंगी, ऑफ कोर्स सब्सिडरी है तो इसकी बैलेंस शीट में शो होगा। जो ये ट्रांजैक्शन हो रही है, ये किसी और करेंसी में, मतलब गितवैत की जो बैलेंस शीट है वो किसी और करेंसी के अंदर है, और जब आप इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके लर्नेक्स के अंदर दिखाओगे तो उसकी अमाउंट कुछ और आएगी, तो उसको ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहा जाता है, रिलेटेड टू द अकाउंटिंग इन change in accounting income and balance sheet statement due to caused by the change in exchange rate, caused by change in exchange rate। transaction exposure क्या होता है? inherent in all the currency dominated contractual transaction। वो भी जो भी contractual transactions होती है, उसके टाइम पे जब आप फॉरेन करेंसी के अंदर आप अपनी एक करेंसी को एक्सचेंज करते हो तो वो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर होता है। एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर का इम्पैक्ट फर्म की वैल्यूएशन के अंदर पड़ता है। ये यहाँ से आपका डी पॉइंट है, वेट, here is the D point। इकोनॉमिक एक्सपोजर इम्पैक्ट करता है फर्म की वैल्यूएशन में, बिल्कुल। ऑपरेटिंग एक्सपोजर डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन फर्म फ्यूचर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। हाउ कैन यू से कि ऑपरेटिंग एक्सपोजर डू नॉट, ये नॉट के कारण ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो करेक्ट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा और ए बी सी। ये चार तरीके के एक्सपोजर के बारे में यहाँ आपको पता होना चाहिए। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात की गई है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू बी एक्सप्लेन थ्रू द ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी कौन सा है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब इनडिफरेंस कर्व वाला। वेयर देयर आर two commodity with their price given with a limited income of consumer, the following information required। आपसे ये पूछा गया है कि अगर आपको इनडिफरेंस कर्व मतलब ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आना है तो उसके क्या क्या स्टेप होंगे, वो स्टेप आपसे पूछे गए हैं, वो स्टेप आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आप कंज्यूमर के इनकम को ही देखोगे, इनकम के हिसाब से आप अपनी बजट लाइन प्रिपेयर करोगे। बजट लाइन प्रिपेयर करने के बाद अब आप देखोगे कि लाइक ये कंज्यूमर की इनकम के हिसाब से मैंने बजट लाइन बनाई। अब इसके ऊपर आप एक इनडिफरेंस कर्व भी बनाओगे, एक इनडिफरेंस कर्व बनाओगे जहाँ पे इनडिफरेंस कर्व का पॉइंट यहाँ पे बजट लाइन से टच करेगा, और पॉइंट ऑफ टेंडेंसी बिटवीन द इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को आप देखोगे, और जो ये वाला पॉइंट है इसी पॉइंट पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। सबसे पहले मैम बजट लाइन बनाई इनकम के बेस पे, फिर बनाओ इनडिफरेंस कर्व, जहां पे टच किया वो हो गया आपका इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले बजट इनकम, फिर बजट लाइन, फिर इसका इक्विवेलेंट स्लोप देखोगे, और लास्ट में पॉइंट ऑफ टेंडेंसी देखोगे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म ग्रोथ रिस्क सब्जेक्ट टू मैनेजरियल एंड द फर्म कॉन्ट्रैक्ट
constant as one of the following important alternative objective especially large business corporation was pledged by। ये मैक्सिमम फर्म ग्रोथ रेट का कंसेप्ट किसने दिया है, सिंपली आपसे ये पूछ रखा है। मैक्सिमम फर्म ग्रोथ रेट का कंसेप्ट आपको किसने दिया है, रॉबिन मेरिन्स ने दिया है आपको मैक्सिमम फर्म ग्रोथ रेट का कंसेप्ट। क्लियर यहाँ तक, इसको एज इट इज आपको याद रखना है। आगे बढ़ो। Fifth caution, if a firm is prepared to incur increase in cost of transportation, it may be in the position to reduce its inventory cost। ये caution आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है कि कितना मुझे क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए और कितनी बारी मुझे अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि मेरी कॉस्ट जो है वो कम से कम पड़े। ये क्वेश्चन आपका वहां से है। रीजन आपको दे रखा है, एज इन सच केस द फर्म कैन यूज फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रश गुड या स्टॉक टू डिजायर्ड वेयर ऑफ अनमाइंडफुल ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि फास्टेस्ट मोड को यूज कर सकते हो फॉर द अनमाइंडफुल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द फर्म इज प्रिपेयर्ड टू incur in increase transportation cost, it may be position to reduce inventory। ठीक है कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप अपने इन्वेंट्री कॉस्ट को कम कर दोगे, बट उस केस में हो पाएगी जहां पे आपका फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बिना आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को यहाँ पे ध्यान में रखे हुए। हाँ तो बिल्कुल आपका रीजन भी करेक्ट है, आपको रीजन बिल्कुल सही दिया है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखोगे तो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। सिंपली क्या बोला है, ये बोला है कि अगर आप को अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी, वहां आपको फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना पड़ेगा बिना कॉस्ट को ध्यान में रखे हुए। बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन भी आपका। फिफ्थ पे आ जाओ। ऑन एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटी आर इक्वल। आपने 5 टाइप की इलास्टिसिटी पड़ी है जिसमें आपकी एक पॉइंट इलास्टिसिटी आती है जिसपे आप 5 पॉइंट पढ़ते हो। यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्ट इन इलास्टिक। लेकिन यहाँ ये बोला है कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के ऊपर सारे के सारे पॉइंट की इलास्टिसिटी सेम होती है, नहीं, बिल्कुल गलत। ये है आपकी यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे आपकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती जाएगी, ये हो जाएगा परफेक्ट इलास्टिक और ये हो जाएगा आपका परफेक्ट इन इलास्टिक। तो बिल्कुल अलग अलग है, गलत है ये क्वेश्चन। ऑन द एवरी पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटी आर नॉट इक्वल। हर एक पॉइंट के ऊपर पॉइंट इलास्टिसिटी इक्वल नहीं होती है। देखो ध्यान से समझना ये रेक्टेंगल हाइपरबोला वाला कॉन्सेप्ट। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर आपका डिमांड कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जहां ये बोला जाता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे जो भी पॉइंट होंगे ना इन सबकी इलास्टिसिटी सेम होगी। इलास्टिसिटी जो है वो सेम होगी। क्यों सेम होती है, बिकॉज यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व है वो आपको सेम देखने को मिलता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर हमेशा एरिया द अंडर कर्व जो है वो सेम होता है। इसीलिए जितने भी पॉइंट आते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे उसमें सेम इलास्टिसिटी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ बोला है नॉट इक्वल। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी और करेक्ट आंसर आपका बनेगा बोथ स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जहां आपको कॉस्ट से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। Which two of the following statement are correct? कौन सी दो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? इन शॉर्ट रन तो चेंज इन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो। शॉर्ट रन के अंदर अगर चेंज आ रहा है टोटल कॉस्ट में वो जीरो होगा, देयरफॉर टोटल चेंज इन टोटल कॉस्ट इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो।
टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला सिंपल मैम, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मैं कह रही हूँ कि मेरा जो चेंज है टोटल कॉस्ट के अंदर वो जीरो है, कोई चेंज नहीं है, तो क्या मेरा चेंज इन टोटल कॉस्ट और चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट मेरा सेम ही होगा? ये आप बताओगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो अब, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम होगी एज कंपेयर, सॉरी, इफ डिक्रीज इन एवरेज फिक्स कॉस्ट, अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। क्या इस इम्पैक्ट से आपकी एवरेज कॉस्ट यहाँ डिक्रीज होगी? क्या आपको ये बताया है कि एवरेज कॉस्ट कितनी डिक्रीज होगी या कितनी इंक्रीज? क्या ऐसा कुछ बताया है? कितनी डिक्रीज या कितनी इंक्रीज? तो तुम ये कैसे कह सकते हो? एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यही होती है। आपको जब यही नहीं बताया कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी डिक्रीज होगी या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी इंक्रीज होगी, देन हाउ कैन यू से दैट कि एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होगी इस इम्पैक्ट से? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर एवरेज फिक्स्ड, इफ द डिक्रीज इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। हाँ, 10 रुपए यहाँ बढ़े तो 10 रुपए यहाँ घट गए, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपकी, इफ द डिक्रीज इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपकी डिक्रीज हो रही है, ज्यादा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब एएफ से डिक्रीज ज्यादा हुई है, तो क्या एसी इंक्रीज होगा या नहीं होगा? फटाफट बताओ अब मुझे। एक स्टेटमेंट तो मैंने बता दी, अब ए या डी में से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है ये तुम बताओ। अरे बुद्धू, अगर डिक्रीज ज्यादा है तो एवरेज कॉस्ट भी डिक्रीज होगी ना, अगर डिक्रीज ज्यादा है तो एवरेज कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, और अगर इंक्रीज ज्यादा होता तो एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज होती। देन करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एंड सी। क्लियर? आगे आ जाओ, असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, ओटो कंपनी की यहाँ पे बात की गई है। Auto company and other consumer good company offer cash rebate to encourage purchase manufacture product within a specific period. The same product is priced differently at the different time. देखो, अगर मैं ऑटो कंपनी या कोई भी कंज्यूमर गुड कंपनी की बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स वो कंपनी आपको कैश रिबेट देती है। उनका कैश रिबेट देने का रीजन क्या होता है? वो एनकरेज करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आगे मैन्युफैक्चर हो पाए, फिर ताकि एक विद इन स्पेसिफिक पीरियड के कारण ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो बन जाएं। उस जो सेम प्रोडक्ट है वो डिफरेंट मिलेगा आपको डिफरेंट टाइम पीरियड पे, मतलब सेम प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट होगा डिफरेंट टाइम पीरियड पे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, इन केस ऑफ शॉर्ट रन कंज्यूमर बिहेवियर, अगर मैं शॉर्ट रन कंज्यूमर बिहेवियर की बात करती हूँ तो मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करेगी एवरेज कॉस्ट कर्व को एट इट्स मिनिमम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है? शॉर्ट रन के मैम, शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स, सॉरी, एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स, यस, कम से कम एक फैक्टर जो है वो फिक्स होता है शॉर्ट रन के अंदर। तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का डायग्राम बना लो, कैसे बनेगा बताओ फटाफट। मैम, मार्जिनल कॉस्ट का तो टिक होता है, टिक टिक टिक, बिल्कुल।
मार्जिनल कॉस्ट का तो टिक होता है, ऐसे बनेगा। और एवरेज कॉस्ट का कैसे बनेगा? मैम एवरेज कॉस्ट का हमारा यू होता है, कहाँ गया पेन? एवरेज कॉस्ट का मैम हमारा यू होता है। तो जहां आपकी ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, सॉरी उल्टा लिख दिया, अरे क्या कर रही हूँ मैं, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। जहां एवरेज कॉस्ट मिनिमम है वहां पे मार्जिनल कॉस्ट इसको इंटरसेक्ट करता है। मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम, दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल टोटली करेक्ट। वाइल AC इज कॉन्टिन्यूस टू डिक्रीज, जब AC मेरा कॉन्टिन्यूस डिक्रीज होता है, एवरेज कॉस्ट मेरा यहाँ से कॉन्टिन्यूस डिक्रीज हो रहा है, तो MC इज बिगिन टू राइज। क्या MC लगातार इंक्रीज हो रहा है? यस, MC मेरा यहाँ पे इंक्रीज तो हो रहा है। ऑल्सो व्हेन AC इज एट मिनिमम, जहां तक AC मिनिमम होता है, इट इज नीदर इंक्रीज नो डिक्रीज, इट इज कांस्टेंट व्हेन AC इज कांस्टेंट। यस, AC यहाँ है तो आपका MC भी कांस्टेंट है, इट इज इक्वल टू MC एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल सही बताई है पूरी की पूरी स्टेटमेंट, बट दिस इज नॉट ए करेक्ट रीजन। करेक्ट रीजन नहीं है, यहाँ आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। वेट, इसको मैं एक बार वेरीफाई करूंगी, मेरे हिसाब से करेक्ट रीजन तो नहीं होना चाहिए। MC कर्व इंटरसेक्ट AC एट इट्स मिनिमम, क्योंकि MC शुरू में बढ़ता है फिर मिनिमम पे आता है, ठीक है रीजन भी वैसे। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? मार्केटिंग मार्केट स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, market structure most important, simple monopoly firm always earn supernormal profit, is this always? क्या ये always की बात की गई है? yes मैम। क्या always super earn? no। अगर मैं मोनोपोली की बात करती हूँ, मोनोपोली जो है वो शॉर्ट रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती हैं, एंड इवन लॉस भी ले सकते हैं। ये ऑलवेज वर्ड यहाँ बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आ जाओ, स्वीजी किंग डिमांड का मॉडल इज बेस्ट नॉन एक्सप्लेन द रिलेटिवली मोर सेटिस्फैक्टरी बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोली फॉर प्राइस रिजिडिटी। हाँ, स्वीजी किंग डिमांड का आपको क्या बोलता है? इस तरीके से इनके कुछ डिमांड कर्व चलता है, ये है स्वीजी किंग डिमांड कर्व। यहाँ ये बोला जाता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्राइस को डिक्रीज करती है, ओलिगोपोलिस्ट मार्केट के अंदर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्राइस को डिक्रीज करेगी तो बाकी सारी की सारी भी अपने प्राइस को डिक्रीज कर देंगी, प्राइस रिजिडिटी यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन प्राइस को इंक्रीज करेगी तो बाकी सारी इंक्रीज नहीं करेंगी, ताकि वो एडवांटेज ले सके। तो एक का डिसीजन दूसरे के प्राइस, एक का प्राइस डिसीजन दूसरे के प्राइस डिसीजन पे इम्पेक्ट करता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट। ए परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म इज प्राइस टेकर। प्राइस टेकर और प्राइस मेकर, प्राइस टेकर का मतलब है कि जहां वो अपने हिसाब से प्राइस नहीं बना सकते हैं, तो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव के अंदर बिल्कुल हम प्राइस टेकर होते हैं, तो बी और सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, आंसर तो मेरा यहीं से आ गया। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ो, फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, नहीं, इवन मोनोपोलिस्टिक के अंदर तो आपके अंदर यूनिकनेस है ना प्रोडक्ट में, तो आप काफी हद तक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का फायदा भी ले सकते हो। समझ में आया? बी एंड सी यहाँ आपकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। आगे आ जाओ, यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व
बेस है ऑन द assumptions that economic of scale prevail at the small level of production, और diseconomy of scale आपको देखने को मिलती है at the large level of production। रीजन आपको दे रखा है, डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल अराइज किया जाता है प्राइमरीली क्योंकि स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज होते हैं, इट इज बिकम मोर डिफिकल्ट टू मैनेज फर्म इफेक्टिवली। ये वो रखा है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते जाते हो वहाँ पे आपकी स्केल ऑफ ऑपरेशन या उन चीज़ों को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से आपको लार्ज प्रोडक्शन के टाइम पे डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल देखने को मिलता है, इसीलिए आपको डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल देखने को मिलता है। क्या ये सही है? यस मैम, एक्यूरेटली बिल्कुल सही है कि यू शेप लॉन्ग रन कर्व आपका क्यों बनता है। देखो, आपका एवरेज कॉस्ट कर्व आपका यू शेप बनता है, क्यों? क्योंकि ये एज्यूम करके चलता है कि स्मॉल लेवल ऑफ प्रोडक्शन जब तक आप कर रहे हो, जब तक यहाँ हो तब तक आप स्मॉल लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो, आप इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट ले रहे हो। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ते जाते हो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा बड़े लेवल पर हो जाता है, जिसकी वजह से डिस इकोनॉमी फेस करनी पड़ती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि बड़े लेवल पर जब हम काम करते हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को मैनेज करना। क्लियर? करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है ये। करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इकोनॉमिक ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल आपको लार्ज लेवल पर इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि लेट मी चेक, लेट मी चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री रिक्वेस्ट फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? किस चीज की जरूरत नहीं है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए? देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए मोनोपोली पावर तो होनी ही चाहिए, मोनोपोली के अंदर ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। प्रोडक्ट हैव मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द डिफरेंट यूजेस? प्रोडक्ट के मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं और उसके अलग अलग यूज हैं, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाओगे? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं पाओगे अगर उसके मल्टीपल यूजेस हैं तो, या उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं और आप अपने प्राइस को बढ़ाओगे तो वो शिफ्ट नहीं कर देंगे दूसरे पे प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंस्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग? नॉन कन्वेंशनल डंपिंग मतलब इरेगुलर डंपिंग भी कह सकते हो। डंपिंग क्या होता है ये बता दो मैम। डंपिंग के अंदर होता है जहां मैं अपनी कंट्री के अंदर, अपनी कंट्री मतलब होम कंट्री के अंदर ज्यादा मैं सेल करता हूँ, प्राइस ज्यादा है, और होस्ट कंट्री के अंदर जो है वो प्राइस कम है। होम कंट्री के अंदर प्राइस ज्यादा है और होस्ट कंट्री के अंदर प्राइस कम है, उसको कहा जाता है डंपिंग। तो यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल डंपिंग कौन सी है? नॉन कन्वेंशनल मतलब कन्वेंशनल का तो मतलब ट्रेडिशनल डंपिंग होता है, तो नॉन कन्वेंशनल का मतलब आपकी मॉडर्न टेक्निक पूछी गई है डंपिंग की। तो कौन से यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक है आपकी डंपिंग की? वो है रिवर्स डंपिंग। रिवर्स डंपिंग। स्पोरैडिक डंपिंग का मतलब स्टॉक को खत्म करना। स्पोरैडिक डंपिंग का मोटिव होता है स्टॉक को खत्म करना। परसिस्टेंट डंपिंग, परसिस्टेंट का मतलब है परमानेंट डंपिंग। परमानेंट डंपिंग जिसका मेन मोटिव ही ये होता है कि दूसरी कंट्री से मैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को पूरा करूंगा। लेकिन वहीं पे प्रीडेटरी डंपिंग का मतलब होता है इंटरमिटेंट डंपिंग।
इंटरमिटेंट डंपिंग। इंटरमिटेंट डंपिंग के अंदर हम मार्केट को पेनिट्रेट करते हैं, और यहाँ मेरा मेन मोटिव है कंपटीशन को एलिमिनेट करके ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर लेना। यहाँ पे आप लॉस के अंदर भी सेल कर देते हो इवन, क्योंकि इसका मेन मोटिव है प्रेडेटरी डंपिंग का, कि कंपटीशन को खत्म करना है मुझे, कंपटीशन को खत्म करना है। क्लियर यहाँ तक? देखो साथ साथ ये चीजें ना याद भी होनी कर चाहिए। प्रेडेटरी, प्रेडेटरी, डेटरी, ये आपका साउंड कर रहा है समथिंग परमानेंसी। प्रेडेटरी, परमानेंट, रेगुलर डंपिंग भी इसको बोलते हैं। और परसिस्टेंट, सॉरी अच्छा परसिस्टेंट होती है परमानेंट तो, परसिस्टेंट जहां आप ओनली वेरिएबल कॉस्ट पूरा करते हो, परमानेंट डंपिंग। और प्रेडेटरी पेनिट्रेट करते हो मार्केट को, इंटरमिटेंट डंपिंग भी से बोला जाता है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये न्यूमेरिकल है, इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको सॉल्व करो प्लीज। मार्जिनल रेवेन्यू आपको फाइंड करना है फॉर ए फॉर्म दैट सेल ए प्रोडक्ट जिसका प्राइस है 10 रुपीज और प्राइस इलास्टिसिटी है दो, माइनस के 2 रुपए। ये -2 क्यों दे रखा है? इलास्टिसिटी के अंदर हमेशा नेगेटिव क्यों आता है, मेरे को ये बता सकता है कोई? Because there is a negative relation and an inverse relation between the price and the quantity demand। क्योंकि नेगेटिव रिलेशन आपको देखने को मिलता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। जल्दी जल्दी बताओ। फॉर्मूला क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू का? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी -1 अपॉन इलास्टिसिटी। प्राइस क्या है? प्राइस मैम हमारा 10 है, इलास्टिसिटी -2, यहाँ -1 आएगा ही आएगा, होल डिवाइडेड बाय -2। तो 10 माइनस माइनस प्लस -3 अपॉन -2, 10 इंटू ये आएगा आपका 1.5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो आंसर आएगा यहाँ आपका 15। तो करेक्ट आंसर बनेगा डी। ये फॉर्मूला यहाँ आपको पता होना चाहिए था मार्जिनल रेवेन्यू का। क्लियर है? आगे आ जाओ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इकोनॉमिक ऑफ स्केल एग्जिस्ट टू द पोटेंशियल ऑफ परसिस्टेंट? कौन से सिचुएशन के अंदर आपका इकोनॉमिक ऑफ स्केल एग्जिस्ट करता है? इकोनॉमिक ऑफ स्केल आपका कहाँ देखने को मिलता है? When firm cost of producing a unit fall as a output increase। इसी के साथ एक क्वेश्चन और, इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड इकोनॉमिक ऑफ स्कोप में डिफरेंस क्या होता है, ये और बता दो। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। Under which of the following situation economic of scale exists to the potential and persistent? मैम जब लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आता है उसके अंदर आपका इकोनॉमिक ऑफ स्केल एग्जिस्ट करता है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। एक क्वेश्चन और कर लूं या होमवर्क दे दूं? कर ही लो। इंडिफरेंस कर्व की बेसिक प्रॉपर्टी पूछिए। इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव स्लोप होता है, इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर द कनकेव टू ओरिजिन। कनकेव होता है या कन्वेक्स?
डू नॉट टच और टेंजेंट टू ईच अदर, ये तो प्रॉपर्टी बिल्कुल होती है, तो सबको रटी होनी चाहिए। अपर इंडिफरेंस इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यस ये भी होती है। अब ए और बी में से आंसर आएगा। मैम इंडिफरेंस कर्व हमारा कनकेव नहीं कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, इट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 18 हो गए हैं, 20 करवा दूं क्या पूरे? चलो ये वाला क्वेश्चन तुम होमवर्क में ले लो। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ चीज़ें बहुत बढ़िया समझ में आई होंगी। वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।